हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 एमीन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले, आज क्या पढ़ेंगे हम इस पे पढ़ेंगे एथिलेमीन के बारे में। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। और बात करें ये एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हर साल ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इसे देखेंगे और बात करेंगे एथिलेमीन क्या होती है, एथिलेमीन के भौतिक गुण क्या होते हैं, एथिलेमीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं, एथिलेमीन के उपयोग क्या होते हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो पे देखने वाले। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों पे एक चीज जान लो, जो इसके रासायनिक गुण की अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो पेपर में आती है कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब में। तो आपको रासायनिक गुण भी बढ़िया से देखना है। ठीक है, और इसकी जो प्रयोगशाला विधि, इसका देखो प्रयोगशाला विधि पे आपसे पूछा जाता है कि एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए, और 1-2 रासायनिक गुण पूछ लेता है। तो वो क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। तो सिंपल उसमें आपको चित्र बनाना होता है, उसकी प्रयोगशाला विधि की अभिक्रिया लिखनी होती है और विधि लिखनी होती है, और रासायनिक गुण जो पूछा जाता है वो लिखना होता है। तब आपके 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एकदम फिक्स करना है 5 नंबर। तो वीडियो को आखिर तक देखना, एक एक बात आपको अच्छे से समझा देंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग एथिलेमीन के बारे में। एथिलेमीन क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो एथिलेमीन है इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा सूत्र, कि हमें पता तो होना चाहिए एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बात करें एथिलेमीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5NH2। ठीक है भैया, एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H5NH2। C2H5NH2 जो होता है ये होता है एथिलेमीन का सूत्र, एथिलेमीन का फॉर्मूला। फिर बात करें IUPAC कि इस एथिलेमीन C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या होता है। देखो IUPAC कैसे लिखा जाता है। IUPAC लिखने के लिए कार्बन, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है, एथ लगाना है। 1 कार्बन होता है तो मेथ लगता है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है। तो आपको एथ की जगह क्या कर देना, एथेन कर देना है। जब 2 कार्बन हो, एमीन का नाम लिख रहे हो तो आपको अगर 2 कार्बन है तो एथ लिखोगे, एथ की जगह लगा दो एथेन। अब आप देख रहे हो NH2, NH2 का नाम लिखने के लिए इसमें एमीन जोड़ा जाता है। तो एथेन प्लस एमीन जोड़ के इसका पूरा नाम हो जाता है एथेनामीन। ठीक है, क्या नाम हो जाता है, एथेन प्लस एमीन मिलके एथेनामीन जो हो जाता है, इसका IUPAC नाम हो जाता है। अर्थात यहाँ से C2H5NH2 जो है इसका साधारण नाम एथिलेमीन है, IUPAC नाम एथेनामीन है। ठीक है, साधारण नाम एथिलेमीन, IUPAC एथेनामीन। और हमने इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको एमीन के बारे में अच्छे से समझा दिया था, कैसे उसका साधारण नाम लिखा जाता है, कैसे IUPAC लिखा जाता है, सब कुछ। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सूत्र देखा C2H5NH2 और IUPAC एथेनामीन। अब जब आपसे प्रयोगशाला विधि पूछी जाएगी पेपर में, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है सूत्र और IUPAC। फिर उसके बाद प्रयोगशाला विधि की हेडिंग लगेगी और अभिक्रिया आपको लिखनी होगी कि कैसे अभिक्रिया पे पहले एथिलेमीन आपको बना के दिखाना है। जो अभिक्रिया पे बन जाएगी वही आपको इस चित्र के माध्यम से बना के दिखाना है, फिर उसकी विधि को लिख देना है। ठीक है, इस चित्र की बात बाद में होगी, पहले आपको इस अभिक्रिया को समझना होगा, फिर चित्र समझेंगे, फिर विधि समझेंगे। ठीक है, तो एकदम आसान है, बस आप टेंशन न लेना, अच्छे से समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में कैसे हम लोग बनाते हैं, प्रयोगशाला का मतलब होता है लैब में। मान लो हम आपको प्रयोगशाला भेजते हैं और कहते हैं कि आप एथिलेमीन बनाओगे जाके। ठीक है, प्रयोगशाला या लैब में एथिलेमीन कैसे बनाओगे, तो वही चीज़ है। तो सिंपल देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी, उसको समझ से फिर बात आते हैं आपको। तो देखो हमने एक प्रयोगशाला विधि पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आसानी से। हमने लिखा प्रोपियोनेमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है, और यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर भैया आप लोग प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाना चाहते हो तो आपको प्रोपियोनेमाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है और कास्टिक पोटास का विलयन लेना है। इसकी क्रिया कराने से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एथिलेमीन को प्राप्त कर सकते हो। कैसे वो समझो। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया, प्रोपियोनेमाइड। ठीक है, प्रोपियोनेमाइड अर्थात प्रोपी, अर्थात प्रोप लगा हुआ है, अर्थात 3 कार्बन होंगे। ठीक है, प्रोप लगा है तो 3 कार्बन होंगे, तो आपको सिंपल यहां से लिखना है C2H5CONH2। देख सकते हो प्रोपियोनेमाइड पे 2 कार्बन है, एक ये 3 कार्बन है, तो ये किसका सूत्र हो गया, प्रोपियोनेमाइड का। ठीक है, नाम इसका प्रोपियोनेमाइड। ठीक है, प्रोपियोनेमाइड।
ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, प्रोपियोनेमाइड। अब इस पर आपको करना क्या, ब्रोमीन लेना है। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन तो सब लोग जानते होंगे, Br2 होता है ब्रोमीन, ठीक है, ये तो सब कोई जानता होगा। फिर कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास को बताओ कौन कौन जानते हो। कास्टिक पोटास जो होता है उसका सूत्र होता है KOH, KOH को ही कास्टिक पोटास बोलते हैं, KOH को, ठीक है, KOH को कास्टिक पोटास बोला जाता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। आप जब आप क्या क्या लेते हो, आप लेते हो प्रोपियोनेमाइड, ब्रोमीन और कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को, तब यहाँ से होता क्या है, यहाँ से C2H5 और NH2 मिलके आपका C2H5 NH2 बना लेता है, जिसका नाम होता है एथिलेमीन, ठीक है। यहाँ से C2H5 और ये NH2 मिलके C2H5 NH2 बना लेता है। अब यहाँ से K और Br मिलके KBr बना लेता है, K और Br मिलके KBr बना लेता है। अब ये CO बच रहा है और ये K मिलके K2CO3 बना लेगा, K2CO3 बना लेगा। और यहाँ से OH बच रहा है तो ये आपका H2O जल बना लेगा। ध्यान से समझो इस अभिक्रिया पे क्या क्या बनता है। सबसे पहले तो हमें जो बनाना है एथिलेमीन, यही बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, एथिलेमीन बन जाएगा। देख सकते हो ध्यान से, जब हमने प्रोपियोनेमाइड की ब्रोमीन और KOH से क्रिया की तब यहाँ से C2H5 NH2 जिसका नाम है एथिलेमीन बनता है। फिर यहाँ से KBr जिसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। फिर यहाँ से OH था तो H2O बन गया और यहाँ से K और CO मिलके K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट निकल गया। अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन कितना, 1 ही है। तो 1 ब्रोमीन है तो यहाँ पे हमें भी 2 ब्रोमीन करना होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 का गुणा। हमारे पास ब्रोमीन हो गए 2, लेकिन पोटेशियम यहाँ पे बैलेंस आपका नहीं है। देखो 2 पोटेशियम यहाँ है, 2 का गुणा तो 2 पोटेशियम, नीचे 2 पोटेशियम मिला के 4 पोटेशियम, ऊपर कितने, 1 ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे जिससे पोटेशियम भी दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। आप पोटेशियम 4 हो गए लेकिन OH आपका बैलेंस नहीं होगा क्योंकि 4 OH हो गए। यहाँ से जब 4 OH हो जाएंगे तब हमें क्या करना होगा, तब हमें यहाँ पे 2 का गुणा कर देना होगा, 2H2O कर देना होगा, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हो आप C2H5 ये रहा, NH2 ये रहा, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से ये वाला कार्बन देख सकते हो, ये कार्बन ये आया, ऑक्सीजन मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 4 मिला के 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 और 2 मिला के 5 ऑक्सीजन, ठीक है। OH इस वाले का मिला लो, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, आप लोग देख सकते हो। तो आपसे हमने कहा अगर आप लोग प्रोपियोनेमाइड की ब्रोमीन और KOH से क्रिया करते हो तो एथिलेमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल बनता है। यही अभिक्रिया है प्रयोगशाला विधि की। अब जैसे आपने इस अभिक्रिया पे बनाया एथिलेमीन, वैसे ही आपको चित्र में बनाना है। देखो आपको समझाते चित्र बहुत ही आसानी से, ठीक है। आपको करना क्या होता है, जब आप लैब में जाओगे, प्रयोगशाला में जाओगे, आपको एक आसवन फ्लास्क लेना होता है गोल पेंदी का। ये देख सकते हो हमने एक गोल पेंदी, ये इसकी पेंदी कैसी, गोल पेंदी का एक आसवन फ्लास्क ले लिया। क्या ले लिया, फ्लास्क। इस फ्लास्क पे आपको क्या भरना है, ब्रोमीन और क्या भरना है, प्रोपियोनेमाइड। आपको इस फ्लास्क पे ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड को भर देना है। वही चीज है जो अभिक्रिया यहाँ हो रही, वही चीज चित्र पे होगा। इस फ्लास्क पे क्या भर दो, ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड को भर दो। नीचे एक जल ऊष्मक लगा दो जिसमें क्या भरा होगा, जल भरा होगा। नीचे यहाँ पे इसको एक स्टैंड पे मान लो रख दिया गया। नीचे देखोगे एक बर्नर लगाया गया जिसमें आग जलेगी क्योंकि इसको गर्म करेंगे तभी तो बनेगा जाके आपका ये आपका एथिलेमीन। फिर यहाँ पे क्या करा हमने, एक थर्मामीटर लगा रखा है। ऊपर देखोगे हमने एक थिसल पन्नल कीप लगा दी, ये थिसल कीप होती, ठीक है। इसमें KOH भर दिया गया। थिसल कीप इस टाइप से बनी है, शायद आपको दिख ना रहा हो तो देख लो, इस टाइप से आपकी बनी हुई है जिसपे KOH भरा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिख ना रहा हो शायद लाइट की वजह से तो देख लेना, थिसल कीप है उस पर KOH भरा है, ठीक है। क्योंकि KOH की भी जरूरत होगी तो KOH जो है हम ऊपर से डालेंगे। देखो आसवन फ्लास्क पे ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड है, ऊपर से KOH डालेंगे। जब तीनों मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, एथिलेमीन बनाएंगे। यहाँ से गर्म कर देंगे इन तीनों को क्योंकि इसमें ब्रोमीन प्रोपियोनेमाइड आ गया, KOH ऊपर से आया, इसको गर्म कर देंगे जिससे क्या बनेगा, एथिलेमीन। और ये एथिलेमीन यहाँ से जाता हुआ इस संघनित्र, ये संघनित्र लगाया गया जिसमें जल भरा होता है, जल संघनित्र है, ठीक है। यहाँ से जाता हुआ इस ग्राही में जाके एकत्रित हो जाता है। तो यही आपकी होती है मतलब एथिलेमीन बनाने की विधि, ठीक है। बस सिंपल सी है, जैसे यहाँ पे बना वैसे इस चित्र में बनेगा। ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड ले लो, ऊपर से KOH डाल लो, गर्म कर दो, आपका एथिलेमीन जाके इस ग्राही में जाके एकत्रित, ठीक है। ये है क्या चीज़, ये है ग्राही। इसी ग्राही में जो बनता है वो एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे एथिलेमीन बना रहे हो तो एथिलेमीन यहाँ पे
एकत्रित कर लिया जाएगा। ठीक है, बस ये सिंपल सी विधि है। इसीलिए कह रहे थे आप अगर अभिक्रिया समझ गए तो आप चित्र समझ जाओगे, विधि समझ जाओगे। ठीक है, देखो जब भी पेपर में पूछा जाए सबसे पहले सूत्र आयुपेसी, फिर प्रयोगशाला विधि डाल के ये लिखना है, फिर अभिक्रिया लिखनी है, फिर चित्र बनाना है, फिर चित्र में आपने कैसे बनाया है एथिलेमिन को उसकी विधि को लिखना। अभी विधि भी बताएंगे, टेंशन ना लो, क्या क्या लिखना सब कुछ बताएंगे, 5 नंबर पूरे पक्के करा जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सबको समझ में आ गई थी। प्रोपियोनेमाइड ब्रोमीन और क्यूएस सब करके एथिलेमिन बनाता है, KBr बनाता है। KBr का नाम याद रखना पोटेशियम ब्रोमाइड, K2CO3 का नाम पोटेशियम कार्बोनेट, और ये तो जल है। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट है। देखो जब कॉपी पे आप लोग इसका नोट्स बनाना या बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे जब लिखना तो सबसे पहले इतना इतना लिखने के बाद ही चित्र बनाना। ठीक है, जब आप इतना मतलब कॉपी में लाइन से लिखते चलना, ये नहीं कि इधर साइड में चित्र बना दिए छोटा सा और बगल में ऐसे लिख दिए, ये बोर्ड पे बनाने के लिए। ठीक है, आपको सबसे पहले ऊपर से कॉपी पे सूत्र आयुपेसी, फिर इसके नीचे चित्र बना देना। जब इतना लिख लेना इसके नीचे चित्र बना देना, फिर चित्र की जो विधि होगी वो आपको नीचे, मतलब चित्र बड़ा बड़ा बनाना बढ़िया बीच में। ठीक है, कॉपी पे तो इस तरह से होगा। तो ये चीज़ आपका कंप्लीट है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अब हम आपको इसकी विधि समझा देते हैं। ठीक है, पहले ये लिखना है, फिर इसके नीचे कॉपी पे चित्र बना लेना, फिर विधि यहाँ पे हम आप समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सब लोग नोट कर लो, हम इसको इरेज करेंगे और यहाँ पे आपकी विधि लिख देंगे। ठीक है, तो सब लोग स्क्रीनशॉट करो। तो अब बात करते हैं भैया एथिलेमिन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसकी विधि क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने कहा था अभिक्रिया लिख लेना, जो आपकी अभिक्रिया थी, पहले प्रयोगशाला विधि हेडिंग लगी, उसकी अभिक्रिया लिखी गई, फिर उसके बाद चित्र बनेगा। अब उसके बाद उस चित्र की विधि लिखनी पड़ेगी कि आपने कैसे इस चित्र पे या प्रयोगशाला, ये चित्र क्या बना हुआ है, प्रयोगशाला के उपकरण ही तो लगे हुए हैं, आसवन फ्लास्क लगा है, बर्नर लगा, जल उष्मक लगा, ये प्रयोगशाला के उपकरण है, अर्थात आप प्रयोगशाला पे बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या लिखा उसे पढ़ते हैं और आसानी से समझते हैं, इसको रटना बिल्कुल नहीं, समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगी विधि, विधि पे क्या लिखना है देखो समझो। यहाँ पे लिखा गया एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड और 18 मिली ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं, फिर इसके 10% KOH का 200 मिलियन मिलाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया ध्यान से समझो। पहले आपको एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है जिसमें 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड लेना है, 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड, और क्या लेना है 18 मिलीलीटर ब्रोमीन, और क्या लेना है 18 मिलीलीटर ब्रोमीन, 18 ml ब्रोमीन। ठीक है, आपको एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड और 18 मिली ब्रोमीन को लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, इस विलयन को ठंडा कर लेना है। पहले आपको एक आसवन फ्लास्क लेना है जिसमें 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड और 18 मिली ब्रोमीन लेके इसके विलयन को ठंडा कर लेना। अब इसके बाद फिर इसके पश्चात 10% KOH का 200 मिली विलयन मिलाते हैं। फिर इसके बाद इस कीप द्वारा ऊपर से 10% KOH का कितना विलयन मिलाते हैं, 10% KOH का 200 मिली विलयन। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से 10% KOH का 200 मिली विलयन हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, और मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। अब इस मिश्रण को तब तक हम लोग हिलाते रहते हैं जब तक ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड मिलके पहले बनाएंगे ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड, और उसका विलयन क्या हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा देख सकते हो। कहा गया मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। देखो जब आपका सबसे पहले KOH मान लो आपके पास नहीं है, आपके पास केवल क्या क्या है, आपके पास है प्रोपियोनेमाइड C2H5CONH2, और क्या चीज़ है आपके पास ब्रोमीन Br2 है। जब आपके पास ये होता है तो पहले क्या बनता है, मान लो अभी KOH नहीं है, तब क्या बनेगा, तब यहाँ से बनेगा C2H5CONHBr। ध्यान से देखो C2H5CONHBr बनता है और HBr जो होता है वो बाहर निकलता है, ये H और Br बाहर निकलता है। अब ये जो C2H5CONHBr है इसका क्या नाम होता है, इसी का नाम होता है ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड। ठीक है, जब आपके पास मान लो अभी KOH नहीं है, आपके पास एक आसवन फ्लास्क है, 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड मिलाया और क्या मिलाया 18 मिली ब्रोमीन। अब उसको जब आप मिला लोगे तो उससे क्या बनता है, ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड बन जाता है C2H5CONH4 C2H5CONHBr
NH4 नहीं NHBr, ठीक है। और ऊपर से इसके बाद 10% KOH का 200 मिली विलियन मिलाते हैं और मिश्रण को हिलाते हैं। अब आपके ये तो बन ही चुका है क्या, आपका ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड, और उसका विलियन कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो वही चीज कहा गया था, मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड के कारण पीले रंग का विलियन बन जाए, ठीक है। इस ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड जो C2H5CONHBr है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पीले रंग का विलियन बन जाता है। अब इसके बाद कह रहा है, अब इसमें 50% KOH का 100 मिली विलियन पृथककारी कीप से डालकर जल उष्मक पर 60 से 70 पर गर्म करते हैं, जिससे विलियन रंगहीन हो जाए। देखो पहले यहाँ पे कहा गया था, अब आपका ये वाला मिलाया जाएगा, इसमें मिलाया जाएगा 50% KOH का, ये जो पृथककारी कीप द्वारा मिलाया जाएगा 50% KOH का 100 मिली विलियन, 100 ml विलियन, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले ये जो मिलाया गया, ये वाला जो मिलाया गया 10% KOH का 200 मिली विलियन, ये कीप द्वारा नहीं, ये आपका ऐसे ही इसमें से फ्लास्क में डाला जाएगा। मतलब जैसे ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड डाला गया, वैसे ही 10% KOH का पहले 200 मिली विलियन डाला गया। उसके बाद इस पृथककारी कीप से डाला जाता है 50% KOH का 100 मिली विलियन, ठीक है। 2 बार KOH डाला जाता है, क्योंकि हमने जब अभिक्रिया लिखी थी तभी लिख दिया था कि प्रोपियोनेमाइड की ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के आधिक्य में, आधिक्य शब्द आया था, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया पढ़ लेना। आधिक्य में लिखा था मतलब अधिकता में, मतलब उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की अधिकता होनी चाहिए। तो पहले हमने 10% KOH का 200 मिली विलियन मिला दिया, फिर उसके बाद हमने 50% KOH का 100 मिली विलियन मिला दिया, अर्थात KOH की मात्रा अधिकता है, अधिक है KOH, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ फिर से बढ़ो, देखो कहा गया, अब इसमें 50% KOH का 100 मिली विलियन पृथककारी कीप से डालकर जल उष्मक पर, ठीक है। ये देखो आपका ये जल उष्मक लगा हुआ है, ये आपका जल उष्मक पे है, और इसमें बर्नर की सहायता से 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, 60 से 70 पे गर्म करते हैं, जिससे विलियन रंगहीन हो जाए, ठीक है। जिससे विलियन क्या हो जाए, रंगहीन हो जाए। एक बार फिर से समझते हैं पूरा, ठीक है, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है जिसमें 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड, और आपको क्या लेना है, और आपको लेना है 18 मिलीलीटर ब्रोमीन। अब आपको पता है ऊपर से आपको नहीं डालना, पहले आपको क्या करना, पृथककारी कीप से बाद में डाला जाएगा। पहले आपको ब्रोमीन लेना 18 मिलीलीटर और प्रोपियोनेमाइड लेना 20 ग्राम, और उसमें आपको 10% KOH का 200 मिली विलियन भी मिला लेना है, ठीक है। 10% KOH का 200 मिली विलियन भी मिला लेना है। अब उसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड मिलके ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड बना लेते हैं, और इसका विलियन क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। हम इसको हिलाते हैं, जब इस तरह से मान लो फ्लास्क में भरा है, फ्लास्क को हिलाया तो उससे विलियन पीला हो जाता है, ठीक है, विलियन पीला हो जाता है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद यहाँ से 50% KOH का विलियन मिलाया जाता है 100 मिली, ठीक है, क्योंकि हमें KOH की अधिकता रखनी, ज़्यादा KOH की मात्रा होगी, ठीक है, तब आपका बनेगा जाके। तो 50% KOH का 100 मिली विलियन फिर से मिलाया जाएगा। पहले 200 मिली विलियन पहले ही डाल चुके हैं, अब 100 मिली विलियन फिर से डालेंगे, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, विलियन आपका रंगहीन हो जाएगा, और बाद में आपकी जाके एथिलेमीन बनेगी। एक बार फिर से पढ़ लो पूरा। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड और 18 मिली ब्रोमीन लेकर विलियन को पहले ठंडा कर लेते हैं, फिर इसके 10% KOH का 200 मिली विलियन मिलाते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, 10% KOH का 200 मिली विलियन मिलाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड फ्लास्क में डाला गया, वैसे ही 10% KOH का 200 मिली विलियन भी डाला गया। फिर इसके बाद मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड C2H5CONHBr के कारण विलियन पीले रंग का ना बन जाए, ठीक है। अब इसमें 50% KOH का 100 मिली विलियन इस पृथककारी कीप की सहायता से 50% KOH का 100 मिली विलियन मिलाते हैं, ठीक है। और ठीक है, पृथककारी कीप से डालकर पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें 50% KOH का 100 मिली विलियन पृथककारी कीप से डालकर जल उष्मक, ये जो जल उष्मक लगाया है, इस जल उष्मक पर बर्नर की सहायता से 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, जिससे विलियन रंगहीन हो जाए, ठीक है। इसके पश्चात फ्लास्क के द्रव का आसवन करते हैं। इसके पश्चात जो फ्लास्क में आपका द्रव इकट्ठा हुआ, इसका हम लोग आसवन करेंगे, जिससे एथिलेमीन गैस निकलती है, जिससे एथिलेमीन गैस यहाँ पर से आपकी इस नली से निकलती है, ठीक है, निकलती है, और आपका जो ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है। आप देखो जब ये एथिलेमीन गैस यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आपका इस संघनित्र से होकर जाएगी, ये ग्राही पे हमने पहले से तनु HCl ले रखा है, तनु HCl इस ग्राही पे हमने पहले से ले रखा है। बाहर एक आपका बीकर टाइप लगा हुआ है जिसपे ठंडा जल भरा गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, तनु HCl पहले से ले रखा है, तो तनु HCl पे एथिलेमीन आके मिल जाती है। जब एथिलेमीन गैस यहाँ से जाती है तो तनु HCl के साथ मिल जाती है। अब तनु HCl
HCl के साथ मिल गई तो एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है और इसे तनु KOH विलयन से क्रिया करा के हम लोग शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त कर लेते हैं। पहले मतलब कि जो एथिलेमीन गैस निकली वो यहाँ से तो गई, लेकिन ग्राही में तनु HCl था जिससे क्रिया करके वो एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है, फिर उसकी KOH से क्रिया करा के HCl को हटा देते हैं और एथिलेमीन शुद्ध हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यही है एथिलेमीन बनाने की विधि। देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, विधि आप लोग पूरी समझ जाओगे, टेंशन ना लो। देखो सबसे पहले तो वो चीज़ अभिक्रिया तो समझ गए थे कि C2H5 आपका जो CONH2 प्रोपियोनोमाइड और ब्रोमीन और KOH मिलके एथिलेमीन बना लिए थे। उसके बाद उसी की विधि ही है यहाँ पे देख सकते हो, ये थर्मामीटर भी लगाया गया था, ठीक है। तो सिंपल आपका है क्या चीज़, हमने सबसे पहले लिखा, एक बार आपको अच्छे से समझना है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड, आपको एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड और 18 मिली ब्रोमीन लेकर ठंडा करना है। फिर इसके पश्चात 10% KOH का 200 मिली विलयन भी इसमें मिला देना है। मिश्रण को तब तक हिलाना है, मिश्रण को आपको मान लो फ्लास्क पे आपने भर दिया, अब इस मिश्रण को आपको तब तक हिलाना है जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनोमाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। अब इसके पश्चात 50% KOH का 100 मिली विलयन इस पृथककारी कीप की सहायता से आपको डालना है और फिर जल उष्मक पर बर्नर की सहायता से 60 से 70 पे गर्म करना है। कहा गया ना कि अब इसमें 50% KOH का 100 मिली विलयन पृथककारी कीप से डालकर इस जल उष्मक पे आपको क्या करना है, 60 से 70 पर गर्म करना है, जिससे विलयन रंगहीन हो जाता है। पहले पीले रंग का हो गया था, विलयन रंगहीन हो जाता है। इसके पश्चात फ्लास्क में जो द्रव इकट्ठा हुआ, आपने ब्रोमीन मिलाया, प्रोपियोनोमाइड मिलाया, KOH मिलाया, इसका जो द्रव इकट्ठा हुआ, इसका आसवन करने पे हमें एथिलेमीन गैस हमारे पास निकलती है और ये यहाँ से संघनित तरफ से जाकर इस ग्राही पे इकट्ठा होती है, जहाँ ग्राही पे हमने पहले से तनु HCl भर रखा है, ठीक है। जो ग्राही में रखे हुए तनु HCl से क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है और इसे तनु KOH विलयन से क्रिया करा के हम लोग एथिलेमीन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये मतलब पहले आपका एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन दी, क्योंकि वहाँ पे HCl भी यहाँ पे हमने ग्राही पे मिला रखा था। एथिलेमीन आई, उससे क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन दिया। अब उसके बाद हमने KOH फिर से मिलाया और हमने शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से एथिलेमीन को बनाया जाता है। ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे आपका एथिलेमीन का वो आपका ब्रोमोप्रोपियोनोमाइड बना था, ठीक है। तो ये आपकी विधि कंप्लीट है, इतना ही आपको लिखना है। सबसे पहले सूत्र IUPAC, फिर आपको उसके बाद प्रयोगशाला विधि वाली अभिक्रिया, फिर चित्र बनाना है, फिर चित्र के बाद आपको ये विधि लिख देनी है, आपका ये इतना कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद आपसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको उनको भी सीख लेना है, ठीक है। उनकी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है तो उनको पढ़ लेते हैं, फिर आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आशा करते इतना सबको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं एथिलेमीन के गुणों के बारे में और पहले बात करेंगे भौतिक गुण। तो आप बात कर लेते हैं भैया एथिलेमीन के भौतिक गुण क्या है। सबसे पहले भौतिक गुण देखते हैं, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। भौतिक गुण पे क्या बताया जाता है, भौतिक गुण पे ये होता है कि मान लो आपका जैसे एथिलेमीन है तो उसका क्वथनांक कितना है, वो उसकी मतलब भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है। क्वथनांक, उसकी सुगंध कैसी है और मान लो वो किस में विलेय है किस में नहीं विलेय, ये सारी चीज़ें भौतिक गुण पे बताई जाती है। और रासायनिक गुण पे क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती, केमिकल रिएक्शन होती कि मान लो एथिलेमीन की इस यौगिक से अभिक्रिया करे तो क्या होगा, इससे अभिक्रिया करे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें रासायनिक गुण पे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है भौतिक गुण, ठीक है भैया। भौतिक गुण हेडिंग लग चुकी है, भौतिक गुण पहले समझो। यहाँ पे हमने लिखा पहला भौतिक गुण है एथिलेमीन, जो है आपका पहला भौतिक गुण एथिलेमीन जो है रंगहीन ज्वलनशील गैस है। एथिलेमीन जो है वो क्या चीज़ है, एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है, ठीक है। दूसरा है इसका भौतिक गुण, इसका क्वथनांक 17 डिग्री सेंटीग्रेड 17 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। तीसरा इसकी बहुत तीक्ष्ण अमोनिया जैसी गंध होती है। एथिलेमीन की बहुत ही तीक्ष्ण अमोनिया जैसी गंध होती है, ठीक है। फिर इसके बाद यह जल में अत्यधिक विलेय, ये क्या है, जल में बहुत ही विलेय है, अर्थात बहुत ज़्यादा घुल जाता है, ठीक है, विलीन हो जाता है, मिश्रणी हो जाता है। तो ये इसके भौतिक गुण एथिलेमीन रंगहीन ज्वलनशील गैस है, इसका क्वथनांक 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी बहुत तीक्ष्ण अमोनिया जैसी गंध होती है और यह जल में अत्यधिक विलेय। तो भौतिक गुण आपके कंप्लीट। आप शुरू करते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर देखते हैं रासायनिक गुण।
तो शुरू करते भैया अब हम लोग एथिलेमीन के रासायनिक गुणों के। भौतिक गुण हो गए थे, अब बात करते हैं रासायनिक गुण आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है रासायनिक गुण, जिसमें पहला नंबर रासायनिक गुण देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। पहला रासायनिक गुण है अम्लों से अभिक्रिया। जब एथिलेमीन अम्लों से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एथिलेमीन की किसी भी अम्ल से करा सकते हो, जैसे एथिलेमीन का सूत्र क्या है C2H5NH2, ठीक है। अगर इस एथिलेमीन के हम लोग किसी भी अम्ल जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अगर इसकी अभिक्रिया करा दें, अगर हम लोग एथिलेमीन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, यही चीज़ें होती है रासायनिक गुण पे कि आपको एथिलेमीन है मान लो इसकी मान लो किसी भी यौगिक से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर एथिलेमीन की अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर इससे अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से C2H5NH2 और यहाँ से आपका देखो और NH2 तक ये हो गया और इन2 में HCl, ये आपका पूरा जुड़ जाता है, इसी का नाम है एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड। जैसे कि अभी आपसे कहा था, जब अभी आपने विधि पे देखा था ना, जब ग्राही पे तनु HCl मिला था उसमें एथिलेमीन आई थी तो उसका क्या नाम बना था, एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यही बन जाता है, ठीक है, एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड। जब एथिलेमीन आपका HCl से क्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, ठीक है, एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो अगर एथिलेमीन किसी अम्ल जैसे HCl से अभिक्रिया करता है तो एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इसी तरह आप एथिलेमीन की और भी अम्लों से अभिक्रिया करा सकते हो, जैसे H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से करा सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, इससे भी अभिक्रिया करा सकते हो, जिससे क्या बनता है वो देखो यहाँ से सिंपल आपका C2H5, ठीक है, यहाँ से C2H5 आएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कर लेना 2 का गुणा और यहाँ से जब 2 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ से N और H2 की जगह आपको कर देना NH3, तो NH3 का होल ट्वाइज कर देना, ठीक है। इस टाइप से बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, C2H5NH3 का होल ट्वाइज, ठीक है, बाहर 2 लिख दो तो ट्वाइज हो गया और आगे SO4। तो ये चीज़ आपका बनता है C2H5NH3 का होल ट्वाइज SO4, ठीक है। देख सकते हो C2H5NH3 हमने लिखा, मतलब कि हमें 6 हाइड्रोजन चाहिए, 3 ये है, 2 का गुणा तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 का गुणा किया 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये मिला के 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 दूना 6, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे C2H5 यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ पे आपका SO4 1 है, SO4 1। इसका नाम आपको बता देते हैं, इसका नाम है आपका एथिलेमीन, ठीक है, इसका नाम है एथिल अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, एथिल अमोनियम सल्फेट, एथिल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अगर आपसे कहा जाए कभी भी कि आप अम्लों से अभिक्रिया कराओ एथिलेमीन की, तो आप ये बता देना कि जब एथिलेमीन अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। लवण समझते हो ना, जो आयनों में टूट सकते, जैसे NaCl एक प्रकार का लवण है जो कि Na+ और Cl- आयन में टूट सकता है, ये एक प्रकार का लवण है। इसी प्रकार से जब एथिलेमीन आपका इस किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण। जैसे यहाँ पे C2H5NH2 × HCl बनाया, यहाँ पे देख सकते हो C2H5NH3 का होल ट्वाइज SO4 बनाया, इसमें भी SO4 2- में टूट सकता है और ये NH3 2+ में टूट सकता है। तो इसलिए जो आयनों में टूटते हैं उन्हें लवण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर एथिलेमीन किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो लवण बनाता है। जैसे एथिलेमीन ने HCl से अभिक्रिया की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यहाँ पे एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड एक प्रकार का लवण बना। और अगर एथिलेमीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एथिल अमोनियम सल्फेट एक प्रकार का लवण बनाता है, ठीक है। तो अम्ल से अभिक्रिया करके एथिलेमीन क्या बनाता है, लवण बनाता है, ठीक है। तो पहला नंबर रासायनिक गुण है अम्लों से अभिक्रिया, इस टाइप से होती है और एथिलेमीन अम्लों से अभिक्रिया करके एक लवण का निर्माण करता है। अगला नंबर है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एथिलेमीन एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण इनको आपको अच्छे से याद करना है। एथिलेमीन सिंपल लेना है C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया करनी है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl, ठीक है। और नीचे वाला देखोगे तो इसमें भी वही चीज़ है। देखो अगर आप लोग एथिलेमीन की किससे अभिक्रिया करते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइज O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र CH3CO का होल ट्वाइज O। अगर आप इसे सही से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH3CO बीच में O और यहाँ पे CH3CO, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है, ठीक है। CH3CO 2 बार और बीच में ऑक्सीजन। अब अगर आप इससे अभिक्रिया करते हो तब भी वही उत्पाद बनेगा, इससे अभिक्रिया करते हो तब भी वही उत्पाद बनेगा। देखो कैसे, यहाँ से सिंपल C2H5 है, तो करना क्या, सबसे पहले यहाँ देखो CH3CO, यहाँ से लिखना ये CH3CO, ये CH3CO रहा, इसको लिखो पहले। फिर यहाँ से जब CH3CO लिखा, इसका ये जो Cl है और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला के HCl कर दो बाहर। ध्यान से देखो, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का
क्लोरीन मिला के HCl बाहर, बचा क्या CH3CO। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बचा NH बच गया, एक हाइड्रोजन हटा तो NH बच गया और आगे C2H5, तो यहाँ से बनता है CH3CO NH C2H5। ठीक है, नीचे देखोगे तब भी वही बनेगा। देखो यहाँ से CH3CO लिखो, CH3CO लिखो और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ तो NHC2H5 ये बनेगा और बचा क्या CH3CO और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिला के CH3COOH ये बन जाता है। ठीक है, दोनों पे एक ही उत्पाद बना CH3CO NHC2H5। इसका नाम जान लो, इसका नाम है आपका N-एथिल एसीटैमाइड। क्या नाम है? N-एथिल एसीटैमाइड, N-एथिल एसीटैमाइड, इसका नाम है N-एथिल एसीटैमाइड। ठीक है, दोनों पे बनने वाला उत्पाद यही है N-एथिल एसीटैमाइड, N-एथिल एसीटैमाइड, एसीटैमाइड। ठीक है, और ये जो CH3COOH बना इसका नाम भी याद रखना, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसका क्या नाम होता है? एसिटिक अम्ल नाम होता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप एथिलेमीन C2H5NH2 की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से करते हो तो CH3CO NH C2H5 ये और यहाँ का एक H और Cl मिलके HCl अलग निकलता है, तो यहाँ से CH3CO NH C2H5 अर्थात N-एथिल एसीटैमाइड बनता है। और अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO दो बार और बीच में ऑक्सीजन से करते हो तो आपका क्या हो जाता है? यहाँ से CH3CO NH C2H5 ये बना और CH3CO और यहाँ का H मिला के CH3COOH एसिटिक अम्ल अलग निकल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, एसिटिक एनहाइड्राइड से करने पे भी वही बनता है, एसिटिल क्लोराइड से करने पे भी वही उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये आपके अभी महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हुए। अब ये वाले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पे डाल लेना, ये दोनों। ठीक है, नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया और कार्बिलेमीन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो तैयार करना भूल ही मत जाना। ठीक है, ये पूछे जाते हैं पेपर पे। तो पहला है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। जब एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करता है तो क्या होता है? तो सिंपल आपको एथिलेमीन लेना है C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया किससे करनी? नाइट्रस अम्ल से। ठीक है, नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। ठीक है, ये जो HNO3 होता है इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल और HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस। ठीक है, दोनों पे कंफ्यूज ना होना, HNO3 अलग है, HNO2 अलग है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, तो जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से होता क्या है? देखो C2H5 सबसे पहले तो C2H5, फिर यहाँ का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके C2H5OH बना लेता है। ध्यान से देखो, यहाँ से C2H5 ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके C2H5OH बना लेता है और ये नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन N2 बना लेता है। यहाँ का H2 और एक ऑक्सीजन मिलके जल बना लेता है। ये अभिक्रिया होती है सिंपल से। जब एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम होता है एथिल अल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया पेपर में पूछी जा सकती है कि एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है जब वाली पूछी जा सकती है। तो एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल नाइट्रोजन और जल को बनाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी आप आशा करते हैं आपको समझ में आएगी, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। अगला नंबर है कार्बिलेमीन अभिक्रिया। कार्बिलेमीन अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पे क्या होता है? इसमें आपको क्या करना होता है? देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे आपको लेना होता है एथिलेमीन C2H5NH2। ये नाम वाली अभिक्रिया के रूप में पूछी जाती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कार्बिलेमीन अभिक्रिया बताओ, बस इतना पूछा जाएगा कार्बिलेमीन अभिक्रिया बताओ। तो उसमें आपको क्या करना होगा? एथिलेमीन लेना होगा और उसमें मिलाना होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। एथिलेमीन लेना होगा और उसमें मिलाना होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और उस पर क्या मिला देना? KOH मिला देना। ठीक है, KOH मिला देना, जिससे बनेगा क्या वो आपको आगे पता चलेगा। आपको एथिलेमीन लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना और KOH लेना है। ठीक है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया क्या क्या लेना है? एथिलेमीन, क्लोरोफॉर्म और KOH, जिससे क्या होगा? यहाँ से C2H5N और C2H5NC बनेगा। ध्यान से देखो, ये C2H5N और C मिलके C2H5NC बन गया, ये K और Cl मिलके KCl बन गया और ये OH मिलके H2O बन गया। ये आपका बाहर निकलता है सिंपल C2H5N और C मिलके C2H5NC, यहाँ से KCl और OH मिलके H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे एक ही क्लोरीन आया तो यहाँ पे कर लो 3 का गुणा, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन हो जाएंगे। आप क्लोरीन तो बैलेंस हो गए, इधर भी 3 उधर भी 3, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 3 हो गए, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो, तो 3 पोटेशियम यहाँ भी, 3 पोटेशियम यहाँ भी। इसके बाद OH की बात आती है, O और H ज़्यादा हो गए 3 का गुणा होने से, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी 3H2O। रिएक्शन बैलेंस है, इसका नाम जान लो, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड।
अब एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए आइसोसाइनाइड परीक्षण बताओ, अगर आपसे कार्बामेलेमीन अपक्रिया ना पूछी जाए, आपसे कह दे आइसोसाइनाइड परीक्षण बताओ, तब भी यही करना है। ठीक है, आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में, चाहे आइसोसाइनाइड परीक्षण कह दे, कोष्टक पे लिख देना आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक है, देख सकते हो आइसोसाइनाइड बना ना, एथिल आइसोसाइनाइड। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बामेलेमीन अपक्रिया, तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा बात लिख देना। क्या लिखना है, ये अभिक्रिया तैयार कर लो, बस यही चीज लिखना है। देखो लिखना है एथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से करने पे एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और यह अभिक्रिया कार्बामेलेमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाता है। अपनी भाषा में लिखना, एथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से करने पे एथिल आइसोसाइनाइड KCl और जल बनता है, यह अभिक्रिया कार्बामेलेमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाती है। पहले इतनी थ्योरी लिख देना, फिर उसके बाद ये अभिक्रिया दे देना। ठीक है, पहले थ्योरी टाइप परिभाषा बना देना अपनी भाषा में, एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म और KOH से अपक्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, ये कार्बामेलेमीन अपक्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद अपक्रिया दे देना, आपके नंबर कोई भी काट नहीं सकता। ठीक है, तो ये थे आपके एथिलेमीन के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट बताए जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एथिलेमीन के उपयोग, क्या उपयोग है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उपयोग पे लिखा, पहला उपयोग एथिलेमीन का है सूती कपड़ों के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एथिलेमीन का उपयोग सूती कपड़ों के बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में एथिलेमीन का उपयोग किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तीसरा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, तो ये 3 उपयोग है एथिलेमीन के, सूती कपड़ों के बनाने में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। है, तो इस टाइप से आपको उपयोग भी समझ में आ गए होंगे, और भौतिक गुण भी समझ में आए थे, रासायनिक गुण भी समझ में आए, और प्रयोगशाला विधि भी समझ में आई होगी। ठीक है, और एक चीज़ जान लो, अगर आपसे कभी भी परीक्षण पूछ लिया जाए कि एथिलेमीन का कोई परीक्षण बता दो, तो यही वाला बता देना, कार्बामेलेमीन अपक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करते हैं सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और जो लोग भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, उस पर आप जाके चैप्टर नंबर 1 से लेके अभी तक के सारे वीडियो देख सकते हो, सब मस्त तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो मस्त तरीके से तैयारी करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अभी तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्या, एनिलीन के बारे में। आपका एथिलेमीन तो पढ़ लिया, अब आपका जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एनिलीन है C6H5NH2, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रयोगशाला विधि, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे अगला वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी।